हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एम द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है परावैद्युत पदार्थ। आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले अपन ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपन ने क्या किया था, संधारित्रों का संयोजन कर लिया था और उससे अपन ने धारिता का फॉर्मूला निकाला था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपन ने कर लिए थे। और साथ ही अपन ने क्या किया था, अपन ने देखा था कि जो भी संधारित्र अपन ने लिया था वो क्या था, अपने पास में निर्वात था उन दोनों के मध्य। अब वापस रिवाइंड करता हूँ इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर का उद्देश्य मैंने क्या बताया था कि चैप्टर का उद्देश्य है, मेन जो उद्देश्य है वो कैपेसिटर है, यानी कि संधारित्र है। और संधारित्र क्यों काम में लिया था, आवेश को टिकाने के लिए, आवेश या फिर ऊर्जा को टिकाने के लिए, ऊर्जा को संचित करने के लिए, ठीक है। और धारिता क्या थी, ऊर्जा को संचित करने की क्षमता, ऊर्जा को संचित करने की क्षमता। तो यहां पे तुम देखो, हम पढ़ेंगे आज परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ। अब यहां पे ये सब पढ़ना है अपने को, परावैद्युत पदार्थ पढ़ना है। तो परावैद्युत पदार्थ को पढ़ने के लिए मैंने क्या बताया, हमने संधारित्र के बारे में देखा। तो अपन ने देखा कि एक संधारित्र है, ये वाला संधारित्र अपन ने लिया, ये अपन ने संधारित्र लिया। एक प्लेट ए है और एक प्लेट बी है, ठीक। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश आता है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश आता है और इनके जो मध्य की दूरी कितनी होती है, डी होती है। और यहाँ पे हम इसको भू संपर्कित करते हैं। ये अपना मेन काम है ना। ये अपन ने देखा। हम क्या चाह रहे हैं कि इसकी धारिता बढ़ जाए। हमेशा अपन ऐसा ही काम कर रहे हैं, इसकी धारिता क्या हो जाए, बढ़ जाए। ऐसा ही तो अपन चाह रहे हैं कि इसकी धारिता बढ़ानी है। यानी कि हमें क्या पता है कि इसे प्रोग्रेस कहते हैं साइंस की लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि मान लिया अपन ने क्या किया, एक संधारित्र बनाया और संधारित्र बनाया तो वो क्या करता है, ऊर्जा को स्टोर करता है, रखता है कि नहीं। तो अपन ऐसा चाहेंगे कि वो ज़्यादा ही ऊर्जा को स्टोर रखे, चाहेंगे ना अपन ऐसा। तो अपन ऐसा चाहेंगे कि वो ज़्यादा ऊर्जा को स्टोर रखे, ज़्यादा धारिता को वो संचित रख सके। और धारिता का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि कितना होता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D। क्लियर। यानी कि धारिता जो डिपेंड करती है, एक तो प्रोपोर्शनल होती है A के, यानी कि जब अपन क्या करते हैं, जो क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्लेट का तो धारिता बढ़ेगी। और व्युत्क्रमानुपाती है D के, यानी कि जब अपन क्या करते हैं, दोनों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, है ना, तो क्या होगा, धारिता का मान कम होगा। यानी कि उसको, उसके द्वारा ऊर्जा को संचित करने की जो क्षमता होगी वो कम होगी। अब देखो, ये दोनों अपन कर सकते हैं यूज। यानी कि मुझे धारिता बढ़ाने के लिए एक तो क्या करना पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ा देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। यानी कि अगर तुम देखो, एक संधारित्र लिया, इसकी प्लेट एक इतनी है, उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी प्लेट कर दूं मैं, तो क्या होगा, इतना बड़ा संधारित्र हो जाएगा। और हमें संधारित्र को क्या करना, पंखे में लगाना है, समझ रहे हैं ना। हमें संधारित्र को पंखे पर लगाना है। ये तो उसका जो साइज है वो पंखे से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अपन ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर सकते उसका क्षेत्रफल, ठीक है कि नहीं। अब हमें संधारित्र को पंखे पर लगा रहे हैं, न कि पंखे को संधारित्र पर लगाना है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल अपन बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी अपन नहीं बढ़ा सकते कि उसका ये अपने लिए दिक्कत पैदा करते हैं, ठीक है कि नहीं। इतना बड़ा पता चला कि गैस सिलेंडर जितना तो संधारित्र ही हो गया, तो उसको उठाने में टाइम लग जाएगा। तो अपने को इतना नहीं रखना है। सेकंड है कि उसकी जो बीच की दूरी है उसको अगर अपन घटा दें, बिल्कुल बीच की दूरी को घटा दें, ये काम अपन कर सकते हैं। और जितना पॉसिबल होता है अपन ऐसा करते भी हैं, जितना पॉसिबल होता है अपन ऐसा करते हैं। तो इतना सा संधारित्र, छोटे छोटे संधारित्र बहुत अपने को मिल जाते हैं। अब एक और बात पे डिपेंड करता है, वो है एप्सिलॉन पर, यानी कि माध्यम पर। C निर्भर करती है माध्यम पर, माध्यम यानी कि एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है, माध्यम की विद्युतशीलता पे डिपेंड करती है। क्लियर। यानी कि मुझे क्या करना है कि कुछ ऐसा काम करना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा माध्यम भरा जाए कि जिससे कि धारिता का मान कम हो जाए। यानी कि अपने को एक काम करना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा पदार्थ भरा जाए, ऐसे इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा पदार्थ भरा जाए जिससे क्या हो, इसकी धारिता का मान बढ़े। अब धारिता का सूत्र एक और होता है, C बराबर Q बटे V। और धारिता को बढ़ाने के लिए अपन ने क्या किया था, Q को तो रखा था कांस्टेंट, जबकि V को अपन डिक्रीज कर रहे थे, जिससे धारिता का मान बढ़ रहा था। यही अपन ने संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा, यही अपन ने नियम पढ़ा है, यही पढ़ा ना।
तो अब तुम देखो कि Q को कांस्टेंट रखकर मुझे V का मान घटाना है, यानी कि V का मान अपने को क्या करना है, घटाना है। और V का जो मान होता है वो होता है ED। V का मान कितना होता है, ED। तो तुम देखो अगर ये दोनों प्लेटें हैं, तो इन दोनों प्लेटों के अंदर देखो, अब अगर निर्वात है तो विद्युत क्षेत्र है इस साइड में, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, तो ये हुआ विद्युत क्षेत्र। अब इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ भर दूं जिससे कि विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाए, तो विभव का मान भी तो कम होगा बेटा, होगा नहीं। यानी कि हमें कुछ ऐसे पदार्थ भरने पड़ेंगे इसके अंदर जिससे विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाए, और यही पदार्थ क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। यही पदार्थ क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, जो कि विद्युत क्षेत्र का मान कम करेंगे। अब कैसे कम करेंगे, इनके बारे में अपन फुल्ली चर्चा करेंगे अभी इसके अंदर, लेकिन अपने को कुछ पदार्थों के बारे में डिस्कस करना है जो कि विद्युत क्षेत्र का मान कम करेंगे। और विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा तो क्या होगा, अपने पास में विभव का मान कम होगा, और विभव का मान कम हुआ तो धारिता का मान बढ़ेगा। यानी कि अल्टीमेटली गोल अपना वही है, धारिता के मान को बढ़ाना। क्लियर। अब एक बात तो ये क्लियर हुई होगी बात, एक छोटी सी समरी मैंने बताई। अब एक बात कुछ अपने को क्लियर होना चाहिए कि कभी भी जो यहाँ पे पदार्थ जो भरना है अपने को, वो कभी भी चालक नहीं होना चाहिए। चालक होगा तो क्या होगा, आवेश यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरित कर जाएगा। आवेश जो चालक यहाँ पे भरूंगा तो यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरित कर जाएगा, यानी कि चार्ज स्टोर नहीं रहेगा, एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा, तो वो संधारित्री नहीं बनेगा। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे कुछ कुचालक भरना है। क्या करना है, ऐसा कुछ कुचालक भरना है अपने को जो कि जो विद्युत क्षेत्र के मान को कम कर दे, और ऐसा कुचालक भरना है जिसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो परंतु धारा के प्रभाव को व्यक्त करे। इसका मतलब समझना, यानी कि ऐसा कुचालक भरना है जिसमें से धारा तो प्रवाहित नहीं हो रही है लेकिन धारा के प्रभाव को व्यक्त करे, क्योंकि धारा का प्रभाव व्यक्त होगा तभी तो क्या होगा अपने पास में, उसके जो विद्युत क्षेत्र को वो कम कर पाएगा। अदरवाइज अपन भर दें तो जितना पहले विद्युत क्षेत्र था उतना का उतना ही विद्युत क्षेत्र रहेगा। यानी कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे जो आ जाए, यहाँ पे तो ऋणात्मक आवेश आ जाए और यहाँ पे क्या है, धनात्मक आवेश आ जाए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, इधर। तो कुछ विद्युत क्षेत्र तो इधर और कुछ इसने क्या कर दिया, इस साइड में होने के वजह से क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यही जो पदार्थ है वो क्या कहलाएंगे, परावैद्युत पदार्थ कहलाएंगे बेटा। क्लियर बात। यानी कि अपन ने क्या किया, अभी मैं इसको क्लियर करूंगा कि धनात्मक ऋणात्मक क्यों आता है, ये सारी चीजें क्लियर करनी है। यानी कि मेन बात है अपने को कुछ ऐसा पदार्थ भरना है जो कि विद्युत क्षेत्र के मान को क्या कर दे, कम कर दे। विद्युत क्षेत्र के मान को कम कर दे तो विद्युत क्षेत्र के मान को कम करने से क्या होगा, विभव कम होगा और धारिता का मान बढ़ेगा। यानी कि मेन गोल धारिता को बढ़ाना है और यही अपन करेंगे। तो परावैद्युत पदार्थ की मैं डेफिनेशन अगर आप लोगों को बताऊं तो परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, है ना, जो कि अपने में से तो धारा को प्रवाहित नहीं होने देते परंतु विद्युत धारा के प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से धारा को प्रवाहित नहीं करने देते लेकिन जो विद्युत धारा के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, वही जो पदार्थ कहलाते हैं अपने पास में परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। और ये एक प्रकार के अचालक हैं। क्या होते हैं बेटा, ये अचालक पदार्थ होते हैं। अचालक है क्योंकि चालक होते ही तो दिक्कत हो जाएगी। यानी कि परावैद्युत पदार्थ अगर मैं बोलना चाहूं तो ऐसे होता है कि अचालक पदार्थ हैं लेकिन ऐसे हैं जिसके अंदर से धारा तो प्रवाहित नहीं होगी लेकिन विद्युत धारा का प्रभाव प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि कागज, मोम, है ना, कागज, मोम, अभ्रक, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, वो पदार्थ क्या, तेल है, वो ये जो सारी चीजें हैं वही पदार्थ क्या कहलाते हैं अपने पास में, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अचालक पदार्थ होते हैं लेकिन ये विद्युत धारा के प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। देखते हैं कैसे। तो जैसे कि मान लिया कि अपन ने लकड़ी, मोम, अभ्रक, तेल, ऑक्सीजन, NaCl, इस प्रकार के कुछ पदार्थ हैं जो कि क्या कर रहे हैं अपने पास में, जो कि अपने पास में क्या है, परावैद्युत पदार्थ हैं, अचालक पदार्थ हैं, जो कि भरे जाते हैं इनके अंदर, जो कि इनके अंदर भरे जाते हैं और धारिता का मान बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा मैं सब बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है कि नहीं। चलो, अब पहली बात तो ये हो गई, डेफिनेशन अपने को क्लियर हो गई होगी कि धारा तो स्वयं में से प्रवाहित नहीं होने देते, धारा प्रवाहित नहीं होने देते जबकि आवेश प्रवाह दर्शाते हैं। आवेश प्रवाह दर्शाते हैं। अब इनके दो प्रकार होते हैं, इनके दो प्रकार हैं। पहला तो प्रकार है अपने पास में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत
पदार्थ। तो दो प्रकार के अंदर, जैसे कि एग्जांपल मान लेता हूँ कि जैसे कि एक तो ऑक्सीजन लिया अपन ने और कुछ आ गए जैसे कि NaCl, HCl, इस प्रकार से, जो कि द्विध्रुव की फॉर्म में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो अपने पास में ऑक्सीजन है उसके अणु इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो धनात्मक आवेश तो ये होता है यहाँ और ऋणात्मक धनात्मक यहाँ होगा दोनों का। और ऋणात्मक का होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करते रहते हैं चारों तरफ। क्या करते रहते हैं, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, तो उनका जो सिमेट्री के कारण जितने इलेक्ट्रॉन इधर उतने इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं, यानी कि वहां पे इनका धनावेश का जो केंद्र आएगा वो यहाँ होगा। दोनों का बीच का केंद्र कहाँ होगा, क्योंकि ये भी बराबर ये भी बराबर, तो ये मान लिया कि 10 है और ये भी 10 है, तो यहाँ पे धनावेशों का केंद्र यही होगा। अरे द्रव्यमान केंद्र के बारे में सुना है ना अपन ने, यानी कि अगर इसको मैं ऐसे लटकाऊं तो जहाँ पे भी ये स्टेबल हो तो वो बिंदु ही तो क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, पढ़ा है ना अपन ने। तो ये द्रव्यमान, ये धनावेश का केंद्र है, ये क्या है, धनावेश का केंद्र, धनावेश का केंद्र है ये। उसके बाद में यहां पे यहीं पर आएगा ऋणावेश का केंद्र भी, यहां पे आता है ऋणावेश का केंद्र, ऋणावेश का केंद्र। ठीक है कि नहीं बात। तो जो पदार्थ अपने पास में जहां पर जिनका दोनों का धनावेश का केंद्र आ जाए और ऋणावेश का केंद्र आ जाए और यहां पे Na+Cl- है, तो इसके अंदर क्या होता है कि धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र दोनों एक जगह पर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कि इसको मैं डेफिनेशन बना सकता हूं, वे पदार्थ जहां पर धनावेश का केंद्र व ऋणावेश का केंद्र दोनों संपाती होते हैं, वे पदार्थ तो क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान देना, वे पदार्थ जिनमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के अंदर धनावेश व ऋणावेश पाया जाता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो धनावेश और ऋणावेश है। तो वे पदार्थ जिनके अंदर धनावेश व ऋणावेश का केंद्र जो है संपाती होते हैं, यानी कि एक ही जगह पे होते हैं, तो वही पदार्थ क्या कहलाते हैं अपने पास में, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ये जो पदार्थ होंगे क्या होंगे, अध्रुवीय पदार्थ कहलाएंगे, ये अध्रुवीय पदार्थ। जबकि वे पदार्थ जिनके अंदर धनावेश व ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं है, वही पदार्थ क्या कहलाएंगे अपने पास में, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाएंगे। ये ध्रुवीय पदार्थ हैं, ये ध्रुवीय पदार्थ। क्लियर। अब तुम देखो, दोनों एक ही जगह पर हैं, यानी कि मैं इसको ऐसे दर्शाऊंगा, इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे कि दोनों एक ही जगह पर है, दोनों भी यहीं पे, यहाँ यही धनात्मक है, यही ऋणात्मक है। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर नीचे दिखा देता हूँ दर्शाने के लिए, ये धनात्मक है, यही ऋणात्मक, एकदम पास में ही दिखा दिया, लेकिन दोनों एक ही जगह पर है। इसको कई बुक्स में ऐसे भी दर्शाया जाता है, यहाँ पे ऐसे भी अपन दर्शा सकते हैं। अब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे इसके लिए जो दर्शाया जाता है वो इस प्रकार से दर्शाया जाता है, एक धनावेश एक ऋणावेश। क्लियर है बात। तो ये हुआ ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और ये हुआ अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ये तो अपन ने परावैद्युत पदार्थ पढ़े हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, धारिता का मान बढ़ाना है। दोनों ही कैसे बढ़ाएंगे अपन देखेंगे, किस प्रकार से वो धारिता का मान बढ़ाएंगे, सारा का सारा अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के बारे में। किसके बारे में देख लेता हूं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के बारे में। अध्रुवीय देख लेता हूं या फिर ध्रुवीय देख लेता हूं। तो सबसे पहले अपन अध्रुवीय देख लेते हैं। चलो, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का मतलब क्या हुआ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का मतलब है अपने पास में कि जहां पर धनावेश व ऋणावेश के केंद्र संपाती हैं, जहां पर क्या है, धनावेश व ऋणावेश के केंद्र क्या हैं, संपाती है। तो सभी पदार्थ जो हैं किससे मिलकर बने हुए हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। सभी जो पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। तो परमाणु के अंदर क्या होते हैं, अपने पास में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों के अंदर प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि टोटल जो आवेश कितना हुआ, 0। टोटल आवेश कितना हुआ बेटा, 0 होगा इसका। ठीक है, अब टोटल आवेश 0 है, यानी कि एक ही जगह पे धनात्मक, इस एक ही जगह पे धनात्मक, दूसरा भी इसी जगह पर है, तो नेट आवेश तो क्या होगा, दोनों का बीजगणितीय योगफल होता है, और जितना धनात्मक उतना ही ऋणात्मक। ठीक है ना बात। यानी कि नेट जो आएगा वो क्या आएगा, अपने पास में 0 आएगा। नेट क्या आएगा, दोनों एक ही जगह है तो कितना होगा, 0। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण
उत्पन्न ही नहीं होगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक अणु के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब समझ रहे हो क्या, P बराबर Q × में 2a, और वो कब बनता है, द्विध्रुव में बनता है। -Q और +Q जब अलग अलग हो, पास पास में हो, तब वो बनता है द्विध्रुव आघूर्ण, तब उसके अंदर उत्पन्न होता है द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन धनात्मक भी यहीं, ऋणात्मक भी यहीं, एक ही जगह पर, तो नेट आवेश तो कितना हुआ, 0, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण कितना, 0। यानी कि प्रारंभ में जब एकल अणु में, जब एक एक अणु है, जैसे कि मान लिया कि अपन ने लिया ऑक्सीजन Cl2 मतलब H2, ये सब अपने पास में क्या है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हैं, Cl2 O2 H2, इस प्रकार के ये जो पदार्थ हैं अपने पास में अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है। जैसे कि ये समान से दिख रहे होंगे तुम लोगों को, ठीक है कि नहीं, ये समान है, एक जैसे से ही हैं, वो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है। तो अब ये क्या करते हैं अपने पास में, यहाँ पे धनावेश व ऋणावेश का केंद्र एक ही होता है। तो अब इसको दर्शाया अपन ने ऐसे, लेकिन प्रत्येक अणु यानी कि बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना है, तो प्रत्येक अणु के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, तो टोटल पदार्थ के अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण भी कितना होगा, 0 ही होगा। अरे टोटल जो होगा वो भी तो कितना होगा, 0 होगा। तो तुम मान लो कि अपने पास में, जैसे कि अपन ने क्या दिया, ये अपने पास में क्या ले लेता हूं, ये अपन ने ले लिया कोई पदार्थ, ठीक है कि नहीं, ये अपन ने बहुत सारे पदार्थ ले लिए और इसके अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे भी कितना प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस और यहाँ पर भी प्लस माइनस। तो प्रत्येक अणु सब जगह एक जगह पर है, यानी कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, तो इसका भी तो 0 होगा, इसका भी कितना होगा, 0, यानी कि टोटल का द्विध्रुव आघूर्ण कितना, 0। बोलो बेटा, सत्य बात। तो टोटल का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, लेकिन ये कब है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। विद्युत क्षेत्र क्या है, अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। बाह्य विद्युत क्षेत्र यहां पे उपस्थित नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दूं, जैसे कि मान लिया मैं यहां पे इसी पदार्थ को रखूं और बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दूं, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दूं, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दूं, और विद्युत क्षेत्र अपन ने रखा ये, मतलब ये यहां पे रख दूं, विद्युत क्षेत्र है ना यहाँ पे पहले से, बाह्य विद्युत क्षेत्र एक प्लेट के कारण धनात्मक और ऋणात्मक है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दूं, ये रहा वो विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर मैंने रखा, तो क्या होता है कि ऋणात्मक आवेश है ना, ऋणात्मक आवेश यहाँ पे धनात्मक होता है, यहाँ पे ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे जो प्रत्येक अणु के जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है क्या हो जाते हैं, थोड़े खिसक जाते हैं अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि ये जो धनात्मक आवेश इधर वाला है, इसके ऋणात्मक आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी कि यहाँ पे ये जो आएगा ये ऋणात्मक ऐसे हो जाता है, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं, और यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस प्लस, और यहाँ पे भी माइनस प्लस, एक रेखा में संरेखित हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे भी ये भी कितना होगा, माइनस प्लस, और यहाँ पे भी ये कितना होगा, माइनस प्लस, यहाँ पे भी ये माइनस और प्लस। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पे आघूर्ण पहले तो 0 था, लेकिन अब आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये जो हुआ अपने पास में धनावेश व ऋणावेश थोड़े थोड़े दूर हो गए, और जो ऋणात्मक आवेश था वो तो धनात्मक प्लेट की ओर चला जाता है, और जो धनात्मक आवेश ऋणात्मक प्लेट की ओर चला जाता है। तो इसके कारण इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, या फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। यानी कि इस कंडीशन के अंदर टो इज नॉट इक्वल टू 0, टो इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या होगा बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण जब उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और जिसकी दिशा क्या होगी, इधर, जिसकी दिशा इधर। बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर है, जबकि अंदर वाला जो विद्युत है अपने पास में, अंदर वाला विद्युत क्षेत्र इस साइड में है, तो इधर वाले में से ये वाला घटेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो बाहर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, तो क्या हुआ, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई माइनस का, इसको मैं ले लेता हूं ई एम, ई माइनस का ई एम, ई एम। तो क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र घटेगा, विद्युत क्षेत्र जो आएगा ई आर क्या होगा, घटेगा। अगर ई आर घटेगा, विद्युत क्षेत्र घटेगा, तो क्या होगा, विभव घटेगा, और विभव घटेगा तो सी बढ़ेगा। और यही अपना कॉन्सेप्ट था, यही क्या था, अपना कॉन्सेप्ट था। तो अपन ने को पता चला कि जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो वो कैसे बिहेव करते हैं। क्लियर बात।
तो यहाँ पे अपने को क्लियर हो जाता है कि अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं और कैसे इनको भरने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी और कैसे विभव कम होगा और कैसे धारिता का मान बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपना जो गोल है वो क्या है बेटा, धारिता के मान को बढ़ाना। क्लियर बात। चलो अब अपन देख लेते हैं किस पे, अब बात आती है ध्रुवीय की। ध्रुवीय की अगर अपन बात कर रहे हैं तो अपन इसको ऐसे दर्शाते हैं। तो ध्रुवीय के अंदर अपन क्या करते हैं, अगर ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, यानी कि E = 0 है, E = 0 है, तो क्या होता है कि ये तो पहले से ही क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक थोड़े थोड़े दूर दूर हैं, क्या है, थोड़े थोड़े दूर दूर हैं, यानी कि दूर दूर हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, उत्पन्न होगा। यानी कि मैंने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है लेकिन भी फिर भी प्रत्येक अणु के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा ना बेटा, बिल्कुल होगा। प्रत्येक अणु के अंदर -q और +q है, पास पास में है, तो द्विध्रुव आघूर्ण तो उत्पन्न होगा, परंतु प्रत्येक अणु में होगा। जैसे कि मान लिया अपने पास में 4 अणु हैं, तो यहाँ पे अणु मान लिया, ये एक अणु मान लिया अपन ने, है ना, इसको ऐसे दर्शाना पड़ेगा, ये एक अणु है, ये दूसरा अणु है, ये तीसरा अणु है, 4 अणु ही मान लेता हूँ ताकि समझाने में थोड़ा ठीक रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक अणु तो इधर, एक माइनस+ इधर। अब जरूरी थोड़ी ये माइनस+ इधर हो तो इसका भी माइनस+ इधर ही है, क्योंकि रेंडमली है, यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र इसको धकेल नहीं रहा है, कोई यहाँ पे धनात्मक नहीं है अपने आप, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र मैंने अप्लाई नहीं किया। तो इसकी दिशा किधर भी हो सकती है, इसकी दिशा इधर भी हो सकती है, ये माइनस ये प्लस, और इसकी दिशा अब ये इधर भी हो सकती है, ये प्लस ये माइनस, इसकी दिशा किधर भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पे भी हो सकती है, ये प्लस ये माइनस, यानी कि द्विध्रुव प्रत्येक अणु के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होगा, परंतु प्रत्येक अणु के अंदर होगा, लेकिन सभी की दिशा अलग अलग है, क्योंकि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, -q से +q की ओर होती है। अरे पढ़ा है ना बेटा, तो -q से +q की ओर है, यानी कि इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, तो परिणामी कितना आएगा, क्योंकि सभी की जो दिशाएं अलग अलग हैं, सभी की दिशाएं क्या है, अलग अलग जिगजैग फॉर्म में है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तो कितना आएगा बेटा, 0। कितना, हाँ, ये अगर अपन क्या कर रहे हैं कि जब परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा, जबकि अपन ने विद्युत क्षेत्र भी 0 कर रखा है, विद्युत क्षेत्र भी 0 कर रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, अपन ने देखा, क्योंकि प्रत्येक अणु के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण तो उपस्थित हो रहा है, प्रत्येक अणु के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण तो उपस्थित हो रहा है, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होने के साथ में एकल अणु की अगर बात करूं तो द्विध्रुव आघूर्ण है, लेकिन एक जो पदार्थ है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है, और एक परमाणु के अंदर तो 0 नहीं है, लेकिन सभी परमाणुओं का मिला के अगर देखा जाए, क्योंकि सबकी गति यादृच्छिक है, एक कण इधर गया, एक कण इधर गया, एक कण इधर गया, एक कण इधर गया, तो परिणामी तो कितना होगा, बहुत सारे असंख्य अणु है, तो परिणामी कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा, यानी कि परिणामी आघूर्ण कितना हो गया, 0। क्लियर बात। तो अब ये 0 हो गया, लेकिन इसको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दूं, इसको क्या किया जाए, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दिया जाए। ये अपन ने क्या किया, इसको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा, यानी कि कहाँ रखा, प्लेटों के बीच में। कहाँ रखा, प्लेटों के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अणु है इस प्रकार से आ जाएंगे, माइनस प्लस एक रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये धनात्मक हमेशा क्या करेगा, ऋणात्मक को आकर्षित करेगा, जबकि ये धनात्मक, ये जो ऋणात्मक है किसको आकर्षित करेगा, धनात्मक को आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से एक रेखा में संयोजित हो जाएंगे। और अब जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 नहीं होगा। अगर द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं हुआ तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि होगा इधर, जो कि इसके जो परिणामी विद्युत क्षेत्र के मान को क्या करेगा, कम करेगा, जो कि परिणामी विद्युत क्षेत्र के मान को क्या करेगा, कम करेगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान अगर कम हुआ तो क्या हुआ, विभव कम होगा, और विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगी। और यही तो अपन चाहते हैं, यही तो अपन चाहते हैं। अरे अपन चाहते नहीं क्या कि मतलब छोटे पैकेट में बड़ा धमाका हो, है ना, यही तो अपन चाहते हैं कि अपन चाहेंगे कि छोटा सा कैपेसिटर लेकिन ज़्यादा स्टोर कर पाए। यही जो प्रोग्रेस होती है साइंस के अंदर, है ना। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मतलब छोटा है तो वो कम एनर्जी के साथ में चल जाए, नहीं, वो चाहेगा कि दिल मांगे मोर। इस प्रकार सा का जो फंडा सभी कैपेसिटर का होता है। क्लियर बात, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और ये कॉन्सेप्ट अपने को पता चला कि क्यों अपने को संधारित्र के अंदर जो अपन कैपेसिटर देखते हैं उसके अंदर मटेरियल भरा रहता है। वो जो मटेरियल भरा रहता है वो कौन सा होता है,
परावैद्युत पदार्थ होता है। इनके दो प्रकार हैं, दोनों में से कोई सा भी परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो सकता है, ध्रुवीय भी हो सकता है, अध्रुवीय भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही काम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र का बढ़ाने का करेंगे। क्या करेंगे, बढ़ाने का कार्य करेंगे। इतना गुना बढ़ा सकते हैं कि 50 गुना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 100 गुना भी बढ़ा सकते हैं, 200 गुना भी बढ़ा सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि ये पदार्थ कैसा है। कागज का मान कुछ अलग होता है, कुछ और अभ्रक का मान कुछ अलग होता है, यानी कि बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको अपन ऐसे यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ से अपन धारिता का मान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अपन इसके नोट्स में आप लोगों को यहाँ अपन जो अपने पास में न्यूटोनियन MJ का जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, और आपको जो करना है लाइक और कमेंट तो करना ही करना है। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।